एवरीवन, स्वागत है आपका विनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं बेसिकली डीआरडीओ को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आप सबको पता है कि डीआरडीओ इस समय एयर डिफेंस सिस्टम पर काफ़ी बारीकी से काम कर रहा है और काफ़ी रफ्तार के साथ ये काम आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने यह कंफर्म कर दिया है कि वो स्वदेशी 30 किलोवाट का जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है इसको प्राथमिकता दे रहे हैं। और इस समय डीआरडीओ के द्वारा 30 किलोवाट का जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है ये तैयार भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसका मुख्य तौर पर इस्तेमाल जो एरियल थ्रेट्स हैं इनको काउंटर करने के लिए किया जाएगा और इसमें जो एनिमी के एयरक्राफ्ट्स हैं या फिर मिसाइल्स हैं इनको टारगेट किया जा सकेगा। यहाँ पर डीआरडीओ ने कंफर्म कर दिया है कि जो डेवलपमेंट है ये काफ़ी फास्ट है और सेना की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए वो इसके डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक करने का हर प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताते चले कि दुनिया के तमाम देश ऑलरेडी जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है इनमें स्विच कर रहे हैं और भारत भी इस क्षेत्र में अब काफ़ी आगे जा चुका है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय भारतीय वायुसेना के लिए जितने इंपॉर्टेंट फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स हैं उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं। और ऐसे में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अलग अलग जो प्रोग्राम है ये इनिशिएट किए गए हैं। और एक लेटेस्ट रिपोर्ट डीआरडीओ को लेकर सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये उम्मीद कर रही है कि उनका जो नेत्र मार्क 1 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है इसको इस फाइनेंशियल ईयर में ही जो ऑपरेशनल क्लियरेंस है ये मिल जाएगी। डीआरडीओ की तरफ से ये कहा गया है कि इस समय वो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस की तरफ देख रहे हैं नेत्र मार्क 1 के लिए। और ये जो एवैक है ये भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी प्रमुख है और आने वाले भविष्य में एडिशनल जो एवैक्स हैं ये भी भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किए जाएंगे। उन्हें इस चीज़ की उम्मीद है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में जो उन्हें जो एफओसी है यानी फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस है ये मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि डीआरडीओ इस समय नेत्र मार्क 2 पे भी काम कर रहा है और डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट है और डीआरडीओ उसे कम से कम समय में तैयार करने पर यहाँ पर जोर दे रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना के MQ-9B सी गार्डियन को लेकर आ रही है। आप सबको पता है कि भारतीय नौसेना MQ-9B सी गार्डियन को लीज पर ऑपरेट करती है जो कि भारत ने अमेरिका से लिए हुए हैं। लेकिन आज इसको लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। भारतीय नौसेना के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि उनका जो पहला MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन है वो टेक्निकल फेलियर के चलते उसे समुद्र में उन्हें डिच करना पड़ा है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये एक सर्विलेंस मिशन के लिए उड़ान भरता है लेकिन कुछ ही देर बाद इसमें जो टेक्निकल फेलियर है ये नोटिस किया जाता है और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में एक सेफ लोकेशन को देख करके इसे समुद्र में डिच कर दिया जाता है। हालांकि आपको बता दें कि इस समय मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने भी इसको लेकर जो स्टेटमेंट है ये जारी करी है। अभी टेक्निकल फेलियर की क्या वजह थी इसको लेकर तो स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन ये हादसा ऐसे वक्त पर हुआ है जब भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना तीनों के लिए हम बड़ी संख्या में जो MQ-9 ड्रोन्स हैं इनकी डील को फाइनलाइज करने वाले हैं जो कि $3.9 बिलियन की होने वाली है, जिसके अंतर्गत 31 की संख्या में जो ड्रोन्स है वो खरीदे जाएंगे। तो ऐसे समय में इसका इस प्रकार से फेल होना कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का सबब बन सकता है। जैसा कि हम तो जानते हैं कि इस समय दुनिया के तमाम देश 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पर काम कर रहे हैं, तो वहीं अमेरिका इस रेस में काफ़ी आगे निकल चुका है। अमेरिका एक साथ 2 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रहा है। पहला है नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर और दूसरा है B-21 रेडर। हम सब B-21 रेडर के रोल आउट के साक्षी बने थे, लेकिन इसी बीच अमेरिका की तरफ से B-21 रेडर की जो उड़ान है इसका पहला ऑफिशियल वीडियो सामने रखा गया है जहां पर B-21 रेडर की जो फ्लाइट है इसको दिखाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि B-21 रेडर को लगातार अपडेट मिल रहे हैं और ये इस समय दुनिया का सबसे कैपेबल और सबसे एडवांस बॉम्बर है जो अमेरिकी एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए तैयार है। एक बड़ी संख्या में अमेरिकी एयरफोर्स इसको ऑपरेट करेगी और ये एक लॉन्ग रेंज बॉम्बर होने वाला है जो कि अपने स्टेल्थ का इस्तेमाल करके एनिमी टेरिटरी में घुसेगा और वहाँ पर यह हाइपरसोनिक मिसाइल्स, गाइडेड बॉम्ब्स या फिर जो फ्री फॉल बॉम्ब्स हैं उनको डिप्लॉय करके सुरक्षित वापस आ सकता है और एनिमी रेडार इसको देख भी नहीं सकते। अमेरिका ये क्लेम करता है कि B-2 की तुलना में इसकी कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी इन्हेंस किया गया है और ये इस समय दुनिया के सबसे एडवांस बॉम्बर में गिना जा सकता है। और अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मीडिया रिपोर्ट में कंफर्म कर दिया है कि वो लास्ट बैच के जो 4 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 ट्रेनर्स हैं इनको डिलीवर करने वाले हैं। अगर हम ट्रेनर वेरिएंट की बात करें तो ये ट्विन सीटर जेट हैं तेजस के जो कि ट्रेनिंग मिशन में इस्तेमाल किए जाएंगे और भारतीय वायुसेना के पायलट्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म होने वाले हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ऑलरेडी इससे पहले 4 की संख्या में जो मार्क 1 ट्रेनर हैं इनको डिलीवर कर दिया है और बचे जो 4 एयरक्राफ्ट हैं ये 31 मार्च 2025 से पहले डिलीवर कर दिए जाएंगे। इन सब में जो स्टॉक इंजन्स हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास हैं।
अब एडिशनल 10 एयरक्राफ्ट जो कि 83 तेजस मार्क 1 जेट के डील का हिस्सा थे, उन्हें अभी फिलहाल डिलीवर करने को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करी गई है और ये माना जा रहा है कि वो जो सेकंड बैच के टेंडर होने वाले हैं वो अभी इंजन डिलीवरी इश्यूज से काफ़ी जूझ रहे हैं और जब तक ये चीज़ें सामान्य नहीं हो जाती हमें कोई स्पष्ट रिपोर्ट इसको लेकर देखने को नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि इस समय पूरा का पूरा तेजस प्रोग्राम जो है वो F404 इंजन की डिलीवरी से पूरी तरीके से प्रभावित है और इसके चलते हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हालांकि पहला तेजस मार्क 1A की बात करें तो ये अक्टूबर के मध्य तक डिलीवर कर दिया जाएगा या संभावित है अक्टूबर के अंत तक, और उसके बाद जो 2 अतिरिक्त तेजस मार्क 1 है ये कैटेगरी बी इंजन के साथ डिलीवर किए जाएंगे। और एचएएल को ये उम्मीद है कि अगर सही समय पर इंजन डिलीवरी की शुरुआत हो जाती है तो फिर वो कैटेगरी बी इंजन को रिप्लेस कर देंगे, लेकिन 2026 से पहले जो डिलीवरी है इसके सामान्य होने की उम्मीदें अब काफ़ी कम है। और अगली बड़ी अपडेट इजिप्ट को लेकर आ रही है। आप सब जानते हैं कि इस समय इजिप्ट अपने जो पुराने फाइटर्स हैं इनको रिप्लेस करना चाहता है और उन्हें एडवांस लाइट अटैक जो एयरक्राफ्ट हैं इनकी ज़रूरत है। तो ऐसे में इजिप्ट इस समय भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को इंस्पेक्ट कर रहा है और इजिप्ट का डेलीगेशन एक बार फिर से भारत आ सकता है, लेकिन इसमें अब एक नई एंट्री हो चुकी है और वो ये है तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ की, जहां पर टीएआई के द्वारा उनका जो हूर जेट है जो कि एक लाइट ट्रेनर और अटैक एयरक्राफ्ट है इसको ऑफर किया गया है और वो इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग का ऑफर भी इजिप्ट को दे रहे हैं। लेकिन अगर हम एक्सपर्ट्स की बात माने तो इजिप्ट के डेलीगेशन ने अभी तक जो इंस्पेक्शन किया है उसके आधार पर वो ये मानते हैं कि तेजस ज़्यादा एडवांस है, तेजस ज़्यादा कैपेबल है। हालांकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये तो नहीं कहेंगे कि इजिप्ट तेजस को खरीदेगा, लेकिन उनका इंटरेस्ट लगातार इस एयरक्राफ्ट को लेकर बढ़ता जा रहा है। तो देखते हैं आने वाले भविष्य में क्या हमें कोई बड़ा सरप्राइज देखने को मिलता है या फिर अभी जो करंट सिचुएशन है इसको ध्यान में रख करके भारत फिलहाल इनको एक्सपोर्ट करने के बारे में सोचेगा भी या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी यानी डीईएएल को लेकर के या डील को लेकर के। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी के द्वारा एक बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करी गई है जिसको टाइटल दिया गया है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो फॉर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट। इसका उद्देश्य ये होगा कि एक एडवांस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो और मोबाइल एडहॉक नेटवर्किंग जो है ये विकसित की जाएगी। बेसिकली ये एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि तेजस मार्क 2 के लिए विकसित किए जा रहे हैं और ये ऐसी ग्रोइंग डिमांड को एड्रेस करेंगे जहां पर एक रोबस्ट, सिक्योर और एडॉप्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम को विकसित किया जाएगा जो कि अलग अलग मिशन क्रिटिकल एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने में सक्षम होंगे, फिर चाहे वो एयर टू एयर कम्युनिकेशन हो, एयर टू ग्राउंड कम्युनिकेशन हो या फिर डायरेक्ट ग्राउंड कम्युनिकेशन हो, सब वो उनकी सहायता से कैपेबल हो पाएगा। दरअसल अगर हम मॉडर्न वॉरफेयर की बात करें तो ये मॉडर्न वॉरफेयर जो है ये रियल टाइम डेटा और कम्युनिकेशन पर डिपेंडेंट होती जा रही है। वही अगर हम ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें तो ये लगातार इवॉल्व होती रिक्वायरमेंट को पूरा करने में स्ट्रगल कर रहे हैं और ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को ऑलरेडी इस प्रकार के एडवांस सिस्टम्स की ज़रूरत है। और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी से इंडियन एयरफोर्स ने इस चीज़ के बारे में बात भी करी थी जहाँ पर उन्होंने एक वर्सेटाइल कम्युनिकेशन सिस्टम की नीड के बारे में बात की थी जो कि उनके मल्टीपल प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट किए जा सके और वो इन्हें एक सिक्योर कम्युनिकेशन प्रदान करें। तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो विकसित किया जा रहा है इस प्रोग्राम के अंतर्गत ये उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने में पूरी तरीके से सक्षम होगा। आपको बता दें कि तेजस मार्क 2 की जो पहली उड़ान है ये हमें 2025 के अंत तक देखने को मिलेगी और 2030 से 31 तक ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।